हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सर। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एक ऐसे कोशिकांग के बारे में जो केवल कहाँ पे पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है, और उस कोशिकांग का नाम क्या है, हरित लवक। उसमें पिछले वाले वीडियो में उसके बारे में हमने सब कुछ पढ़ा कि हरित लवक क्या होता है, उसका काम क्या होता है, कौन से पिगमेंट उसमें पाए जाते हैं, उनका काम क्या होता है, परागण क्या होता है, सबके बारे में हमने पढ़ा है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया इसके बारे में आज हमको पढ़ना है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। और ये एक ऐसा कोशिकांग है जो कोशिकीय श्वसन में भी भाग लेता है। आज आपको श्वसन के बारे में थोड़ा सा बताया जाएगा, इस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया जाएगा कि इसकी संरचना कैसे होती है, कैसा क्या काम होता है, कौन कौन से इसमें अंग पाए जाते हैं, सब कुछ इसमें बताया जाएगा। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप पहले जो है हेडिंग डालेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है इसके बारे में आप जान लीजिए, और कौन इसको खोजा था। इसमें देखिए 3 साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम कोई और दिया है, किसी ने कुछ कहा है तो किसी ने इसको खोजा है, सब अलग अलग है। तो सबसे पहला पॉइंट हम यही देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने सन 1880 में किया। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने सन 1880 में किया। दूसरा पॉइंट ये है अल्टमान, एक साइंटिस्ट थे अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट कहा। अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट कहा। और थर्ड पॉइंट है सी वेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। कितने पॉइंट्स हम देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने सन 1880 में की है। दूसरा अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट कहा। और थर्ड है सी वेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। अगर आपसे कोई पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया तो सी वेंडा रहेंगे। खोजकर्ता कौन है? अल्टमान, कोलिकर है। और अल्टमान ने क्या कहा था? इसको बायोप्लास्ट कहा था। कितने पॉइंट्स आप नोट कीजिए। अब हम जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। अभी तक हमने खोजकर्ता के बारे में बता दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने सन 1880 में किया। दूसरा पॉइंट क्या था कि अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट कहा और सी वेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। अब हम जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का ऊर्जागृह, पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन में, कंपटीशन में भी कई बार पूछा गया है कि कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है, इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अब श्वसन क्या होता है, कोशिकीय श्वसन क्या होता है, श्वसन के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। श्वसन
रेस्पायरेशन। देखिए कुछ किताबों में आपको मिल जाएगा और कुछ लोग ऐसा बताते भी हैं कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना ही श्वसन है, जबकि ये परिभाषा क्या है, गलत है। ऑक्सीजन ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना ये श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया होती है, जिसको सांस लेना या श्वासोच्छ्वास ब्रीथिंग कहा जाता है। श्वसन में देखिए क्या होता है कि हमारे शरीर में, हमारी कोशिकाओं में जो ग्लूकोज होता है उसका ऑक्सीकरण होता है, यानी कि उस ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, तो उसी के टूटने के बाद कुछ ऊर्जाएं निकलती हैं। ठीक, तो इसका सिंपल परिभाषा ये है श्वसन का कि कोशिकाओं में ग्लूकोज का जैविक ऑक्सीकरण श्वसन कहलाता है। एक लाइन की परिभाषा इसकी यही है कि कोशिकाओं में ग्लूकोज का जैविक ऑक्सीकरण श्वसन कहलाता है। तो देखिए ग्लूकोज जैसा कि आप लोग जानते हैं C6H12O6 होता है। ठीक, और श्वसन भी दो तरह का होता है, एक ऑक्सी होता है, एक अनाक्सी श्वसन होता है। ऑक्सी श्वसन में क्या होता है, एनर्जी ज़्यादा निकलती है, ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, और अनाक्सी श्वसन में ऊर्जा कम मिलती है। तो जब ये श्वसन होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, तो हमको कुछ ऊर्जा मिलती है। अब वो ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में जो है माइटोकांड्रिया में संचित हो जाती है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखते चलना है, क्योंकि अभी जब आगे माइटोकांड्रिया का फिगर हम बनाएंगे, कहाँ कहाँ क्या चीज़ें होती है सब कुछ बताएंगे। तो पहले आपको इतनी चीज़ें कन्फर्म होनी चाहिए कि माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि माइटोकांड्रिया में कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है, इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। और कोशिकीय श्वसन क्या होता है, तो कोशिकाओं में ग्लूकोज का जैविक ऑक्सीकरण श्वसन कहलाता है। ठीक, 3 पॉइंट्स आपका क्लियर हो गया कि पहला है कि माइटोकांड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। दूसरा ये है कि माइटोकांड्रिया में कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और थर्ड पॉइंट ये है कि कोशिकाओं में ग्लूकोज का जो जैविक ऑक्सीकरण होता है वही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, श्वसन के उपरांत, श्वसन के पश्चात जो ऊर्जा मुक्त होती है वह एटीपी के रूप में माइटोकांड्रिया में संचित हो जाती है। माइटोकांड्रिया में संचित हो जाती है। ठीक, अब जब श्वसन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, जाहिर सी बात है जब श्वसन हो जाता है तो श्वसन होने के बाद ऊर्जा निकलती है, और वो ऊर्जा जो है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में यानी कि एटीपी के रूप में जाके माइटोकांड्रिया में संचित हो जाती है। तो अब जहाँ पे ऊर्जा संचित होती है उसी को तो पावर हाउस कहा जाता है। जैसे हमारा बिजली विभाग हो गया, तो पावर हाउस कहाँ होता है, वहाँ पे ऊर्जा के क्या होते हैं, तमाम चीज़ें सब संचित रहती है, वहाँ से जब रिलीज की जाती है तब तो ऊर्जा मिलती है। तो यही एटीपी क्या होता है कि एटीपी के रूप में वहाँ पे माइटोकांड्रिया में ऊर्जा संचित हो जाती है। जब हमको आवश्यकता होती है ऊर्जा की तो यही एटीपी एडीपी में फिर एएमपी में टूटता है। अभी एटीपी के बारे में थोड़ा सा बता देंगे कि एटीपी होता क्या है, आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें आप क्लियर कर लीजिए पहले कि
माइटोकांड्रिया में कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। और कोशिकाओं में ग्लूकोज का जैविक ऑक्सीकरण होता है, वही प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। नेक्स्ट है श्वसन के पश्चात जो ऊर्जा मुक्त होती है वो एटीपी के रूप में क्या होती है, माइटोकांड्रिया में संचित हो जाती है। इतनी चीजें आप जो है पहले नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे माइटोकांड्रिया की परासंरचना, फिगर है, तो पहले आप इन पॉइंट्स को नोट कीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आप हेडिंग लगाएंगे माइटोकांड्रिया की परासंरचना। माइटोकांड्रिया की परासंरचना, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकांड्रिया की संरचना। माइटोकांड्रिया, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकांड्रिया। इस हेडिंग को आप डालेंगे। हेडिंग डालने के बाद जो है फिगर है, फिगर को हम बना दे रहे हैं। उसके बाद फिर जो है आप फिगर बना लीजिए, फिर उसके बारे में बताते हैं कि किसमें क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ, तो चलिए देखिए, ये माइटोकांड्रिया की परासंरचना है। ये पूरा माइटोकांड्रिया का फिगर है, उसकी आंतरिक संरचना, यानी कि अगर हम माइटोकांड्रिया को ऐसे ले लें, इसको इस तरह से ट्रांसफर सेक्शन में काटें, तो काटने के बाद हमको ऐसी संरचना मिलेगी माइटोकांड्रिया की। तो इस संरचना का फिगर आपको बनाना है, फिगर बना लीजिए। उससे पहले आप जान लीजिए कि माइटोकांड्रिया में होता क्या क्या है। तो जैसे देखिए, हरित लवक जो था वो भी दोहरी भित्ति वाली संरचना थी, यानी कि दो भित्तियां पाई जाती थी। उसी तरह से इसमें ये भी क्या है, दोहरी भित्ति वाली संरचना है। दोहरी भित्ति का मतलब एक लेयर ये हो गया बाहरी लेयर और दूसरा ये आंतरिक लेयर, दो भित्ति वाली संरचना हो गई। इसमें भी सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, और जिस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, अर्ध स्वशासी कोशिकांग। यानी कि हरित लवक की तरह ये भी क्या है, अर्ध स्वशासी कोशिकांग है। दो ही कोशिकांग ऐसे हैं जो अर्ध रूप से स्वशासी होते हैं। उसके बाद देखिए, जो माइटोकांड्रिया की आंतरिक लेयर है, नीचे वाली मेम्ब्रेन जो इनर मेम्ब्रेन है, ये अंदर की तरफ मुड़ के उंगली की तरह संरचना बना रही है। ये सब उंगली की तरह संरचना आपको दिख रही है। तो ये जो उंगली की तरह संरचना है, ये क्रिस्टी कहलाती है। माइटोकांड्रिया की आंतरिक परत अंदर की तरफ मुड़ के उंगली जैसी संरचना बनाती है, वही संरचना क्या कहलाती है, क्रिस्टी कहलाती है। क्रिस्टी पे ढेर सारे जो है F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम लगे होते हैं। ये देखिए, ये सब F1 कण है। ये क्रिस्टी की क्रिस्टी पे हमेशा क्या रहते हैं, विराजमान रहते हैं, उसी पे लगे रहते हैं। ये जो दिखाया गया है F1 पार्टिकल जितनी क्रिस्टी है सभी पे पाए जाते हैं। ये हमने कुछ छोड़ दिया है, समय के नाते जो है कि समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। आप लोग अगर बनाइएगा तो पूरा बना लीजिएगा, नहीं तो सुविधा अनुसार जैसे आपका मन कहे वैसे बना सकते हैं। लेकिन इतना जानते रहिए कि क्रिस्टी के सभी जितने क्रिस्टी हैं सब पे F1 कण पाए जाते हैं। माइटोकांड्रिया के अंदर जो कोशिका द्रव्य भरा रहता है, ये जो फ्लूइड भरा है, जो द्रव भरा है, उस द्रव को कहा जाता है मैट्रिक्स। माइटोकांड्रिया के अंदर जो द्रव भरा रहता है वो क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें भी 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ये 70S है, 705 आप मत जानिएगा, 70S प्रकार का राइबोसोम्स पाया जाता है। और इन दोनों के बीच जो खाली स्थान होता है उसको इनर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। तो ये तो पूरी हो गई माइटोकांड्रिया में क्या क्या पाया जाता है। अब जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि माइटोकांड्रिया में क्या होता है, कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इसकी कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का विखंडन होता है, 12 चरणों का रिएक्शन है। ये आप लोग अगर पढ़े होंगे, आप लोगों को आगे कभी जो है बता दिया जाएगा ग्लाइकोलिसिस का अलग वीडियो बना के। लेकिन इतना जानते रहिए कि इसी के कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होगी, और जब ग्लूकोज टूट के एटीपी निकालता है तो वो एटीपी इसी सब में आके जो है अटैच हो जाता है, इसी सब में आके जुड़ जाता है। वही एटीपी क्या होता है, ऊर्जा के सिक्के उनको कहा जाता है। ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में क्या होता है, इसमें आके संचित हो जाता है। यही पूरी रिएक्शन इसमें होती है। तो इसके फिगर को आप बना लीजिए, उसके बाद इसके बारे में जो पॉइंट्स है उसको हम लिखवा दे रहे हैं। पहले आप इस फिगर को नोट कर लीजिए। तो चलिए देखिए, ये माइटोकांड्रिया, देखिए माइटोकांड्रिया को सूत्र कणिका भी कहा जाता है। ये हम बताना भूल गए थे, आप ध्यान में रखे रहिएगा। माइटोकांड्रिया को सूत्र कणिका भी कहा जाता है। माइटोकांड्रिया इंग्लिश शब्द है, सूत्र कणिका उसका हिंदी है, लेकिन ज़्यादातर जिस वर्ड का उपयोग होता है वो है माइटोकांड्रिया। ठीक, तो इसके बारे में जो परासंरचना थी उसी के बारे में यहाँ पूरा वर्णन कर दिया गया है। तो देखिए, माइटोकांड्रिया क्या है,
3 से 5 म्यूयम यानी कि माइक्रोमीटर लंबी सूक्ष्म छड़ के आकार की संरचना होती है। जैसे एक छोटा छड़ होता है, अगर आप सूक्ष्मदर्शी से माइटोकॉन्ड्रिया को देखने जाएंगे तो जैसे एक छोटा छड़ होता है, या आप इस मार्कर की निब को देख लीजिए जैसे ये होता है, इसी तरह की संरचना मिलेगी आपको माइटोकॉन्ड्रिया की, जो 3 से 5 म्यूयम क्या होती है, लंबी होती है। दूसरा है, यह भी एक दोहरी भित्ति वाली संरचना है, जैसा कि हमने अभी माइटोकॉन्ड्रिया बनाया था। एक तो बाहरी भित्ति थी, दूसरी उसकी आंतरिक भित्ति जो कि क्रिस्टी के रूप में था। तो दोहरी भित्ति वाली संरचना है जिसकी बाह्य भित्ति, यानी कि ये जो बाह्य भित्ति होती है सबसे बाहर की भित्ति, ये चिकनी होती है, और आंतरिक भित्ति क्या होती है कि इस तरह से मुड़ के उंगली की तरह संरचना बनाती है, ऐसे होता है। ठीक, तो ये जो उंगली की तरह संरचना होती है, उंगली के समान जो संरचना बनाती है उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टी। ये सब अभी फिगर में हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद क्रिस्टी के आंतरिक सतह पे, ये जो क्रिस्टी इस तरह से उंगली की तरह संरचना होती है, इसकी आंतरिक सतह पे इस तरह से क्या होते हैं, F1 कण या ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। सूक्ष्म छड़ की समान संरचना यहाँ भी पाई जाती है। तो ये संरचनाएं F1 कण या ऑक्सीसोम कहलाती हैं। ये जो क्रिस्टी है, जैसे ये क्रिस्टी हो गया तो इसी की आंतरिक सतह पे इस तरह की संरचनाएं मिलती हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, F1 कण या ऑक्सीसोम कहा जाता है। ऑक्सीसोम की जो लंबाई होती है 70 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच हो सकती है। ये ऑक्सीसोम इतनी है, इतनी की लंबाई जो होती है वो 70 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में हो सकती है। इतनी चीज़ें आप पहले नोट कर लीजिए। अभी कुछ पॉइंट्स और बचे हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बारे में बता रहे हैं। हाँ देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक सतह पर श्वसनीय एंजाइम पाए जाते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी जो आंतरिक सतह होती है उस पर श्वसनीय एंजाइम पाए जाते हैं। अगर उसमें एंजाइम ना मिले तो क्या होगा, श्वसन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। जहाँ भी श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है वहाँ श्वसनीय एंजाइम कुछ ना कुछ मात्रा में जरूर पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाने वाले द्रव को मैट्रिक्स कहा जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पूरा द्रव भरा था, बूंदा बूंदा करके जो बूंद बूंद करके हमने दिखाया था, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसके अंदर जो ये पूरे द्रव भरे थे, इस द्रव को मैट्रिक्स कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो द्रव भरा रहता है उसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मैट्रिक्स के अंदर कुछ वृत्ताकार डीएनए, सर्कुलर डीएनए के अणु तथा 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ये भी हमने बताया था कि मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या मिलते हैं, डीएनए मिलेगा और 70 प्रकार के राइबोसोम मिलते हैं। लास्ट पॉइंट है, हरित लवक की भांति माइटोकॉन्ड्रिया भी अर्ध स्वशासी कोशिकांग है। इसको आप जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखिएगा कि हरित लवक की भांति माइटोकॉन्ड्रिया भी अर्ध स्वशासी कोशिकांग है। दो ऐसे कोशिकांग हैं, एक तो हरित लवक, एक माइटोकॉन्ड्रिया, जो अर्ध रूप से स्वशासी होते हैं, यानी कि श्वसन में भाग लेते हैं। तो ये पूरे पॉइंट्स थे माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका की परासंरचना के बारे में, यानी कि जो संरचना हमने बनाया था उसमें क्या क्या पाया जाता है, किसका क्या काम होता है, सब कुछ इसमें बता दिया गया है। इसको आप जो है नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद अब हम इसका जो है कार्य लिखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है। वैसे आपको पता चल ही गया कि कार्य क्या होता है, लेकिन फिर भी हम उसको लिखवा देते हैं। लेकिन पहले आप इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। अब आप हेडिंग लगाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य होता है। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। मुख्य कार्य इसका वही होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या, कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। वही चीज़ हमने लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोशिकीय श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। ठीक, ये इसका मुख्य कार्य है। इसके बाद देखिए क्या होता है, श्वसन की क्रिया के उपरांत मुक्त ऊर्जा एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में संचित हो जाती है। जब श्वसन प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी कि ग्लूकोज टूट जाता है, तो उसके बाद ऊर्जा निकलती है। तो वो ऊर्जा जो है छोटे छोटे पैकेटों के रूप में, यानी कि एटीपी के रूप में क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में संचित हो जाती है। तो ये पूरा था माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य। इसके बाद थोड़ा सा जो है एटीपी के बारे में हमको बताना है, एटीपी क्या होता है। तो फिलहाल माइटोकॉन्ड्रिया तो खत्म हो गया है, आप इसको जो है पूरा नोट कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा हम एटीपी के बारे में बता देते हैं, फिर हम अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे। और हाँ, आप लोग जो है क्वेश्चन का आंसर तो देते हैं, कुछ बच्चे जो है क्वेश्चन का आंसर नहीं देते। इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप लोग क्या करेंगे कि कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जो है लिखेंगे, ताकि हमको पता चल सके कौन कौन से बच्चे जो है वीडियो को देख रहे हैं, कौन बच्चे नहीं देख रहे हैं। ठीक, इससे हमको पता चल जाएगा कि हाँ बच्चों के पास पहुंच रहा है कि नहीं तो फिर वीडियो बनाने का फ़ायदा क्या होगा। तो आप जो है क्या करेंगे,
कि क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कमेंट में और अपना नाम प्लस अपनी सिटी का नाम, यानी कि जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ से आप रहते हैं, ठीक, उसको आप कमेंट करेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद एटीपी के बारे में हम बताते हैं। छोटी सी आप हेडिंग लगा लीजिए, एटीपी। एटीपी पहले इसका पूरा नाम जान लीजिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए, जब ऊर्जा जो है मुक्त होने के बाद एटीपी के रूप में संचित हो जाती है तो ये ऐसे सेव रहती है। फिर हमको अगर किसी काम के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे कि हम कोई भी काम तभी कर पाते हैं जब हमारे अंदर ऊर्जा रहती है, तो ये एटीपी क्या होता है, एडीपी में टूट जाता है। एटीपी टूट जाएगा किसमें, एडीपी में। एक फास्फेट का अणु क्या होगा, यहाँ से कम हो जाएगा। तो देखिए, एडीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। फिर उसके बाद एडीपी जो है एएमपी में टूटता है। एडीपी से एक फास्फेट अणु और कम होगा तो किसमें बन जाता है, एएमपी में टूट जाता है। और यही एएमपी हमको क्या मिलती है, ऊर्जा के रूप में हमको मिल जाती है। तो एएमपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और एक चीज, एटीपी को ऊर्जा का सिक्का भी कहा जाता है। ऊर्जा का सिक्का भी कहा जाता है, कॉइन ऑफ एनर्जी। ठीक, इतने पॉइंट्स है। एटीपी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। एटीपी क्या है, उसका पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। उसके बाद जब ऊर्जा की हमको आवश्यकता होती है, एटीपी एडीपी में टूटता है, एडीपी एएमपी में टूटता है। एडीपी का पूरा नाम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एएमपी का पूरा नाम एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। फिर हमको ऊर्जा मिल जाती है, हम अपना कार्य कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है ये आज का पूरा हमारा जो है माइटोकॉन्ड्रिया वाला वीडियो था। माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड जितनी चीज़ें थी सब हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद अब जैसा कि हमारा डेली का रूटीन है कि इस टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेगा उस क्वेश्चन को हम आपको देंगे। आपको उसको क्या करना है, तैयार करना है। और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है उसको आपको कमेंट करना है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको क्वेश्चन दे देते हैं। हाँ, तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित जितने क्वेश्चन बन सकते थे, जो आपके स्कूल्स में, आपके कॉलेज में, आपके कंपटीशन में जो पूछे जाते हैं, उन सब क्वेश्चंस को हम यहाँ पे दे दिए हैं। पहला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज में कितने वैज्ञानिकों का योगदान रहा है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज में कौन कौन से वैज्ञानिक जो है अपना योगदान दिए हैं। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने और कब की तथा माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया। आपको यहाँ पे ये बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने और कब की और माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया। जैसा कि आपको वीडियो में बताया जा चुका है कि खोज किसी और ने किया था, नाम किसी और ने दिया था। नेक्स्ट है, क्रिस्टी किसे कहते हैं या किससे बना होता है। जो क्रिस्टी होता है वो किसे कहते हैं और किस चीज़ से मिलकर बना होता है या कैसे बना होता है, ये भी आपको वीडियो में बताया जा चुका है। इसको भी जो है आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है। ये आपको कम से कम 5 से 6 बार बताया गया होगा इस वीडियो में, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी का पूरा नाम लिखिए। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है ये आपको लिखना है। और जिसका आंसर आपको कमेंट करना है वो है, अर्ध स्वशासी कोशिकांग क्या होता है। किसी अर्ध स्वशासी कोशिकांग का नाम लिखिए, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। और एक है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। इन 2 क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट करना है। साथ में आपको अपना नाम और प्लस अपने सिटी का नाम, इतनी चीज़ें आपको कमेंट करनी है। उम्मीद है आप इन क्वेश्चंस को जो है नोट कर लीजिए और
तैयार कर लीजिएगा। जिसका आंसर कमेंट करना है कमेंट कर लीजिएगा। तो अब हम अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के आपको इसमें बहुत सी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो देर ना करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।